क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी शादी में गए, एक सज्जन आपसे मिले और कहा भाई जी पिछाने गए। आप थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि यारों देख खेड़ा सा तो लाग रहे हो। फिर सोचते हैं और कहते हैं हाँ भाई जी पिछाण गो। या आपसे आपका कोई मित्र कहे कि बता 17 गुणा 3 कितना होता है, आप कहें 51। या आज की इस कक्षा में मैं ही आपसे पूछ लूं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जोड़ बताओ, आप कहेंगे 55। या आपसे पूछा जाए कि जयपुर कौन से राज्य की राजधानी है, आप कहेंगे राजस्थान। या फिर मैं अपनी कलाकृति का थोड़ा सा नमूना आपसे दिखाऊं और जानना चाहूं आपसे कि ये जो आकृति मैं बना रहा हूं, मुझे बताइए साथियों कि ये कौन से राज्य से मेल खाती है। आप कहेंगे पूरी पूरी तो नहीं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा राजस्थान लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आपका स्वागत है कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर। आज हम ऐसे ही कुछ विशेष प्रश्नों को, कुछ विशेष कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे संप्रत्ययों को जानने की कोशिश करेंगे इस खास सीरीज में, शिक्षा मनोविज्ञान की इस बेहद महत्वपूर्ण सीरीज में जिसका नाम है रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ। करते हैं शुरुआत। मैं जितनी भी चीजें आपको आज बता रहा था उन्हें आप सोचना कह सकते हैं कि साहब आपने ये बात कही, मैंने सोचा और जवाब दिया। लेकिन मनोविज्ञान ने इस सोच का एक बहुत बड़े दायरे में इस्तेमाल किया और एक शब्द लिया जिसका नाम होता है चिंतन, थिंकिंग। आज का हमारा लेक्चर, आज की हमारी बातचीत इस थिंकिंग, इस चिंतन से ही जुड़ी हुई है। मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं इससे पहले कि हम सवालों तक जाएं, ताकि आपको समझ में आए कि चिंतन और सोचना जो है वो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप यहां से शिमला जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? आपने अपनी सोच का इस्तेमाल किया कि साहब यहां से कालका तक मैं ट्रेन पकड़ूंगा, कालका से मैं शायद बस पकड़ लूं या फिर मैं टॉय ट्रेन पकड़ लूं, या जयपुर चला जाऊं, जयपुर से मैं दिल्ली चला जाऊं, दिल्ली से फिर मैं बस पकड़ लूं। ये आपकी सोच थी। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बर्फीली वादियों में आप शिमला में बैठे हैं, किसी ऐसी जगह पे जहां सामने से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बर्फ से लदे हुए पहाड़, और वहां पर वादी में कहीं कुर्सी पर बैठकर आप गर्म चाय पी रहे हैं। कैसा लग रहा है? क्या दिमाग में चलेगा? अब जो आप सोचेंगे, अब जो आप विचार करेंगे, अब जो आप कल्पनाएं करेंगे, अब जो आप विचार करेंगे, वो आपका चिंतन होगा। कुछ इसी तरह से चिंतन को डिफाइन किया, परिभाषित किया मनोवैज्ञानिकों ने। और इसी चिंतन से जुड़े हुए रीट में पिछले जो 4 पेपर हुए हैं उसमें कई बार सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। बहुत सरल सवाल होते हैं और उतना ही सरल ये टॉपिक है जितने सरल इसके सवाल होते हैं। आइए सवालों के जरिए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर चिंतन करने की कोशिश करते हैं जिस टॉपिक का खुद ही नाम चिंतन है। पहला सवाल जो रीट 2015 में लेवल 2 में पूछा गया था, बहुत सरल सा सवाल है। सीधा सीधा सवाल था कि चिंतन आखिर है क्या? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, पारवक्षिक प्रक्रिया या फिर संप्रत्यय अधिगम। चिंतन क्या है? इन चारों में से जानने के लिए हम चलते हैं चिंतन की एक परिभाषा पर जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी हुई है और फिर हम इसके उत्तर पर चलेंगे। कागन और हेमन ने चिंतन को जिस तरह से डिफाइन किया, जिस तरह से परिभाषित किया, यह कहते हैं कि चिंतन प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों और अन्य मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ है। कुछ प्रतिमाएं आपके दिमाग में है, सारी चीजें मानसिक है। देखिएगा, मानसिक है, सब कुछ दिमाग में चल रहा है। यानी चिंतन का सीधा सीधा संबंध, हम इसी के जरिए चिंतन को समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि चिंतन का सीधा सीधा संबंध मानसिक जोड़ तोड़ से है, या फिर मैं कहूं कि मानसिक संक्रिया से है, या एक मेंटल एक्टिविटी से है, मानसिक प्रक्रिया से है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। चिंतन में अब क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं? उसमें प्रतिमाएं सम्मिलित हैं, प्रतीक सम्मिलित हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ संप्रत्यय सम्मिलित हैं, कुछ नियम सम्मिलित हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें सम्मिलित हैं जिनका जो हमेशा दिमाग में चलती रहती हैं, और यही चिंतन है। सिल्वरमैन का कथन है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, जैसा हमने कागन और हेमन के कथन में भी पढ़ा था। मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन और घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। उद्दीपन और घटना, कोई आपके सामने उद्दीपन है, उसके लिए आपको कैसी अनुक्रिया करनी है, इस सब के लिए जो मन में विचार चलेगा,
कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, यह जो मन में विचार चलेगा यही चिंतन है। कोई घटना, उसका प्रतीकात्मक आपने चित्रण किया और आपने समस्या का समाधान किया। एक सरल जीवंत वर्तमान के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जयपुर में कोई बहुत अपरिहार्य कार्य है आपको, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। आपका जयपुर जाना बहुत ही जरूरी है, यह जानते हुए भी कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी परिस्थितियों में बहुत इतना आसान नहीं है जयपुर जाना। अब आपके दिमाग में एक चित्र बनना शुरू होगा कि यहां से मैं ऐसे जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं, या एसडीएम साहब से मैं पास बनवा लेता हूं, या शायद यह भी दिमाग में चले कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जयपुर में मेरे कोई एक मित्र रहते हैं, उन्हीं को बोल दिया जाए, मुझे जाना ही ना पड़े। तो जब आप मित्र के बारे में सोचेंगे कि मित्र को बोल दिया जाए, मित्र की एक छवि आपके दिमाग में आएगी, आपके उस दोस्त की छवि आपके दिमाग में आएगी। अभी भी अगर मैं जैसे जयपुर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो हो सकता है आपके दिमाग में जयपुर की जो भी छवि है, जैसे कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में जयपुर की छवि हवा महल हो सकती है, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में जयपुर की छवि गौरव टावर मालवीय नगर हो सकती है, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में जयपुर की छवि गोपालपुरा बाईपास हो सकती है। तो इस प्रकार से जो छवि आपके दिमाग में बन रही है, जो प्रतीक आपके दिमाग में बन रहे हैं किसी भी उद्दीपक को लेकर, उससे जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर, और उस चित्रण द्वारा, उस प्रतीक के चित्रण द्वारा आप जिस तरह से समस्या का समाधान करते हैं, यही चिंतन है, यही वो मानसिक प्रक्रिया है जिसे चिंतन कहेंगे। सिल्वरमैन के अनुसार, कागन हेमन का भी हमने कथन देखा। तो मुख्य रूप से हमें एक बात पता चली कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया है। अब इस सवाल पर चलते हैं कि चिंतन क्या है। बहुत सरल है, 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन हमें बहुत आसानी से बता रहा है कि चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। बहुत सारे प्रतीक जिनका आप प्रयोग करते हैं, बहुत सारे प्रतीक जिनका आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी निर्णय तक पहुंचने में, किसी भी मानसिक प्रक्रिया को अपने दिमाग में करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, चिंतन की कुछ और विशेषताएं भी देख लेते हैं। क्या चिंतन की अन्य विशेषताएं हैं? चिंतन में प्रतीकों और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़तोड़ होता है, जैसा हमने अभी भी देखा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चिंतन एक अप्रकट व्यवहार है, जिसको कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं, अप्रकट व्यवहार। अप्रकट का मतलब ऐसा व्यवहार जो प्रकट नहीं हो। आपने एक तस्वीर देखी जब आप 5वीं 6ठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, और एक मित्र की आपको फोटो दिखी, आपके मन में उस मित्र की याद भी आई और आपको वो दृश्य भी याद आया कि जब हम छोटे थे, हम पेड़ पे चढ़ जाया करते थे, भाग जाते थे, ये सब जो घटनाएं याद आई। ये पुरानी दृश्यों का जो अवलोकन है, और उसको देखते देखते, सोचते सोचते अपने दिमाग में आप पहुंचने चले गए कि मैं आज रीट की तैयारी कर रहा हूं, मेरा वो दोस्त है वो उस शहर में रहकर तैयारी कर रहा है। फिर एक चिंतन की प्रक्रिया हुई, और ये सोचते सोचते आपने अपना मोबाइल उठाया और अपने दोस्त को फोन लगा दिया। ये क्या है? ये एक चिंतन का अप्रकट व्यवहार है, वो कोवर्ट बिहेवियर है जो आप उस निर्णय तक पहुंचने के लिए करते हैं। यह चिंतन की एक बेहद महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह एक अप्रकट व्यवहार है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। चिंतन एक मीडिएटिंग प्रोसेस है, अर्थात यह उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। कोवर्ट तो है, अप्रकट तो है, मध्यस्थ प्रक्रिया भी है। मध्यस्थ प्रक्रिया कैसे है? हम ताश खेल रहे हैं, साम लो मान लो चिड़ी की बेगम फेंकी, अब थेथाड़ला पत्ता देखा लागा कि आमा सा कौन सी फेंका, बाद्यो फेंक दिया, और आपने बादशाह फेंक दिया। ये उसके बेगम फेंकने से लेकर आपके बादशाह फेंकने तक जो दिमाग में प्रक्रिया चली, जो दिमाग में मंथन चला, जो दिमाग में विचार चले, यही वो मध्यस्थ प्रक्रिया थी जो इस उद्दीपन और इस अनुक्रिया के बीच में हुई, जिसे चिंतन कहा जाता है। सोच भी चिंतन का ही एक भाग है। आप कह सकते हैं कि सर ये तो हमने सोच के किया, सोच भी चिंतन का ही एक भाग है। तो ऐसी जो भी घटनाएं, जो भी चीजें आप हो रही हैं, आप किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए जिस घटना तक जा रहे हैं, वही मानसिक घटना तक जा रहे हैं, वही आपका चिंतन है।
विकेटर के अनुसार अगर मैं बात कहूं, विकेटर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक कथन दिया है कि चिंतन समस्या का समाधान करने का एक व्यवहार है, एक ऐसा व्यवहार है जिसका उद्देश्य समस्या का समाधान करना है। आपके सामने कोई समस्या आएगी और आपने किस प्रकार उस समस्या का समाधान किया, वही आपका चिंतन है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। कैसा पहलू है? मानसिक क्रिया हमने अभी अभी पढ़ा, एक मानसिक क्रिया का पहलू है। 4 ऑप्शन है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन, जैसा आप समझ सकते हैं, चिंतन क्या है? चिंतन ज्ञानात्मक पहलू है मानसिक क्रिया का। थिंकिंग इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ अ मेंटल एक्टिविटी। यह बात किसने कही? थिंकिंग इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ मेंटालिटी, रॉस ने कही। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। और सीधा यह प्रश्न आया था, देखिए रीट लेवल 1 2015 में यह सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर था ज्ञानात्मक। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब कुछ और परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले वारेन की और उसके बाद हम वैलेंटाइन की परिभाषा देखेंगे। वारेन साहब कहते हैं कि चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। एक प्रतीकात्मक, प्रतीक के रूप में आपके पास कोई चीज है और उस पर आप कैसा विचार करते हैं, यह प्रक्रिया क्या है? चिंतन है। इसका प्रारंभ व्यक्ति के समक्ष उपस्थित किसी समस्या से होता है या कार्य से होता है। इसमें कुछ प्रयत्न और भूल से युक्त, ध्यान से सुनिएगा, इसमें प्रयत्न और भूल का भी योगदान रहता है, ट्रायल एंड एरर जिसे हम कहते हैं, किंतु उसकी समस्या प्रवृत्ति से जो प्रभावित क्रिया होती है वो इसमें होती है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं, जिस उदाहरण से आज की कक्षा की हमने शुरुआत की थी उसी से इसे समझेंगे। हमने क्या कहा था कि आपके सामने एक व्यक्ति आया, आप किसी शादी में गए, किसी कार्यक्रम में गए और उस व्यक्ति ने कहा भाई जी मैंने पिचाण गागे। अब आपके दिमाग में एक प्रक्रिया चलती है कि इस व्यक्ति को मैंने कहां देखा था। आपको लगता है कि यार ये आदमी देखा हुआ सा लग रहा है, इसे कहीं मैं कुछ उस पुरानी किसी शादी में तो नहीं देखा, इसे मैंने उस कार्यक्रम में तो नहीं देखा, इसे मैंने अपनी स्कूल में तो नहीं देखा, ये कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं है। तो क्या है, एक समस्या आपके समक्ष में आई और उस समस्या को लेकर आपने प्रयत्न किए। प्रयत्न और भूल, जिसको हम ट्रायल एंड एरर की जो हमारी एक कॉन्सेप्ट हम जिसे पढ़ते हैं, जिसे हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, उसके जरिए आप एक क्रिया करते हैं। ट्रायल एंड एरर से वो क्रिया प्रभावित होती है और वो जो क्रिया होती है वो उस समस्या की प्रवृत्ति से भी प्रभावित होती है। जैसी वो समस्या है, मान लीजिए आपसे एक आदमी, 2 तरह की समस्या है। एक तो समस्या जो मैंने अभी अभी आपके सामने दोहराई, इस समस्या में आप जो क्रिया कर रहे थे वो मानसिक थी, आप सोच रहे थे कि इस व्यक्ति को कहां देखा है। एक और प्रश्न मैंने आज की कक्षा में किया था कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती बताओ जोड़कर। अब आप दिमाग में विचार कर रहे हैं कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, इस प्रकार से करते करते आप पहुंचे और बोले 1 से लेकर 10 तक की गिनती है 55। तो इस बार जो क्रिया हो रही है वो इस प्रकार की समस्या से प्रभावित है, यानी हर प्रकार की जो समस्या आपके सामने आ रही है उसी से प्रभावित क्रिया हो रही है और हर क्रिया में कुछ प्रयत्न और भूल के सिद्धांत भी लग सकते हैं। हो सकता है आप जब 3 + 3 6 जोड़ रहे हो और उस +4 जोड़ के जब 10 लेकर आ रहे हो सकता है गलती से उस जोड़ में कुछ गड़बड़ हो गई हो, फिर से आपने जोड़ना शुरू किया। तो इस प्रकार से आप वारेन की परिभाषा को समझ सकते हैं। ठीक ऐसी ही परिभाषा एक वैलेंटाइन साहब ने भी दी थी। वैलेंटाइन साहब कहते हैं, मनोविज्ञान के विवेचन में चिंतन का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें विशेष रूप से श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रभावित होते हैं। विचार कैसे? श्रृंखलाबद्ध, एक के बाद एक के बाद एक कड़ी बन रही है विचारों की, एक क्रम बन रहा है, एक ऑर्डर बन रहा है विचारों का, और वो विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रभावित थे। आप मान लीजिए कह रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की गिनती का जोड़ बताओ। इसी प्रश्न को समझते हैं।
1 से लेकर 10 तक की गिनती पहली चीज आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। इसका जोड़ क्या होता है बताओ, फिर आपको बताना भी है उसको। तो 3 चीजें एक के साथ एक चली ना। अब आपको पहले पता है 1 से लेकर 10 तक का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको जोड़ना है, यानी मुझे जोड़ना भी आना चाहिए, ये भी एक विचार है। 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5, ऐसे करते हुए आप 10 तक पहुंचे और फिर इन सबको जोड़कर आपने 55 उत्तर बताया। तो ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार हैं और आपको एक लक्ष्य या एक उद्देश्य तक पहुंचना है। इस प्रश्न के केस में आपका लक्ष्य क्या था? आपको गिनती का जोड़ बताना था। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों परिभाषा समझ में आ गई होंगी। रॉस ने क्या कहा, वारेन साहब ने क्या कहा और वैलेंटाइन साहब ने क्या कहा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है रीट लेवल 1 2015 से ही। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या फिर समस्या? इस सवाल से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अगर जो नए विद्यार्थी भी देख रहे हैं वो भी बहुत आसानी से बता सकते हैं। हमने इससे पहले जो परिभाषाएं देखी थी वहां वो शब्द आ रहा था। इस प्रश्न का उत्तर है प्रारंभ होने के लिए जो चीज सबसे पहले जरूरी है वो है समस्या। आपके सामने एक समस्या होनी चाहिए, आपके सामने एक परिस्थिति होनी चाहिए। जब तक कोई परिस्थिति, जब तक कोई समस्या आपके सामने नहीं होगी तब तक चिंतन नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कि ताश को खेलते हुए किसी व्यक्ति ने बेगम फेंक दी तो आप कौन सा पत्ता डालेंगे? तो एक समस्या आई ना आपके सामने। अब आप विचार कर रहे हैं कि मैं कौन सा ऐसा पत्ता डालूं जो इससे बड़ा हो, या आपके पास अगर बड़ा पत्ता नहीं है और एक काट का पत्ता है तो आपको लगे कि यार एक काम करा काट ही गिर दिया। यह समस्या है और समस्या को लेकर आपके दिमाग में विचार चले। अब जो चीजें इसमें दी गई हैं, मान लीजिए पूर्वानुभव, तो ठीक है आपके दिमाग में कुछ पहले कुछ अनुभव होंगे जिनके जरिए आप सोच सकते हैं कि मैं ये पत्ता डालूं या कुछ और डालूं। भाषा, चिंतन में भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो सारी चीजें, तर्क अपने आप में, रीजनिंग, आप दिमाग में एक तर्क लगा रहे हैं ना कि काट गेरूं, बाध्यो गेरूं, के करूं, तो ये जो चीज, जितनी भी चीजें जो 3 ऑप्शन में थी या और भी जितनी भी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीजें कब रिक्वायर्ड होंगी, कब आवश्यक होंगी? जब आपके सामने एक समस्या आएगी। एक भाई आप ताश ही नहीं खेल रहे हो, मान लो भाई ताश ही कौन खेला, अब क्या फेंकोगे? ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस प्रश्न को ऐसे समझा जा सकता है। इससे पहले कि हमने जब परिभाषाएं देखी थी, हमने देखा था कि देखिए हर जगह हम एक लक्ष्य, एक समस्या या विकेटर की एक परिभाषा देखी थी जिसमें भी समस्या समाधान था। इन सारी चीजों में यह बात कही गई थी। और थोड़ा डिटेल में इसे समझते हैं। आइए, हम्फ्रे साहब नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने चिंतन को लेकर बहुत सारी विशेषताएं बताई और इन विशेषताओं में चिंतन को पूरी तरह से उन्होंने परिभाषित करके रख दिया, चिंतन को पूरी तरह से उन्होंने खोल कर रख दिया। क्या कहते हैं हम्फ्रे साहब? चिंतन की शुरुआत सदैव एक समस्या से होगी, हमेशा एक समस्या होगी और इस समस्या में दरअसल व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाई देगा। व्यक्ति जो है उसे एक लक्ष्य तक जाना है, एक निष्कर्ष तक पहुंचना है और उस निष्कर्ष तक पहुंचने का मार्ग क्या है? इस समस्या का समाधान। यह बात किसने कही? हम्फ्रे साहब ने। फिर उन्होंने क्या कहा? समस्या के जो भिन्न भिन्न पहलू जो हैं, अलग अलग पहलू जो समस्या के हैं, व्यक्ति उन समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं को संयोजित करता है, एक साथ रखने की कोशिश करता है और फिर आगे की क्रिया करता है। कैसे संयोजित करता है? जैसे मान लीजिए ताश का ही हम उदाहरण लें। जैसे ही आपके पास सामने वाले व्यक्ति का पत्ता आया, 3-4 जने खेल रहे हैं मान लो, या 2 ही लोग खेल रहे हैं, तो आपने दिमाग में कुछ बहुत सारी क्रियाएं करने की कोशिश की ना कि उसने ये पत्ता फेंका, क्यों फेंका, उसके पास अभी और कौन से पत्ते हो सकते हैं, मेरे पास कौन कौन से पत्ते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट आपने देखे और फिर आपने एक निर्णय लिया। यही समस्या के भिन्न भिन्न पहलू हैं जिन्हें संयोजित करना चिंतन की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है।
गत अनुभूति का भी इसमें सम्मिश्रण होता है। गत अनुभूति यानी पास्ट एक्सपीरियंस, आपने पहले क्या एक्सपीरियंस किया है उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। पहले आपने मान लीजिए ऐसी कोई घटना हुई और जिसको लेकर आपने कुछ सोचा, कुछ विचार किया, कुछ तर्क किया, उसका असर आपके वर्तमान में अगर वैसी ही समस्या आती है तो उस पर जरूर पड़ेगा। यह चिंतन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि व्यक्ति अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल कैसे चिंतन में करता है। जैसे हम कह सकते हैं सूझ को हम इसके जरिए जोड़ सकते हैं। हालांकि सूझ में कोहलर साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से यह बात कही थी कि सूझ जो है उसके लिए जरूरी है व्यक्ति का पहले का कोई अनुभव हो। लेकिन हम जैसे टिफिन का एक उदाहरण हम लेके देख सकते हैं कि हम जब टिफिन खोलते हैं, कल भी जिसके बारे में अपन ने बात की थी कि टिफिन जब हमने खोला, हमसे नाखून डाल के वो टिफिन नहीं खुला, हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार इसको ऐसे फेंकते हैं तो खुल जाए। क्या पता शायद आप में से किसी ने पहले कहीं पर वो चीज़ होते हुए देखी हो और उसके जरिए आपके दिमाग में एक विचार आया, एक चिंतन आया, एक कल्पना शक्ति के जरिए आप उस उत्तर तक पहुंचे। तो पास्ट एक्सपीरियंस का इस तरह से सम्मिश्रण होता है, इस तरह से उसमें योगदान होता है। चिंतन में बहुत सी अनुक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, बहुत सी अनुक्रियाएं। हम गलत अनुक्रिया को छोड़ते जाते हैं और सही अनुक्रिया को दोहराते रहते हैं। यही प्रयास और त्रुटि द्वारा होता है। एक फिल्म आई थी, आपको याद हो तो, करीब 2 साल पहले, जिसका नाम था एवेंजर्स। एंड गेम से पहले का जो उसकी जो एपिसोड था, उसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, उनको मणियां कुछ होती हैं, वो एक थानोस नाम का आदमी जो है वो चुरा लेता है। अब ये सारे सुपर हीरो बैठ के सोचते हैं कि भाई जी केकड़ा दरतिनकियां बचावा। इनमें एक सुपर हीरो होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर स्ट्रेंज। आपको याद हो तो ऐसे ऐसे ध्यान लगा के बैठ जाता है, आपने अगर वो फिल्म देखी हुई हो तो, और फिर ऐसे ध्यान लगाते हुए बोलता है कि हाँ मैंने ये देख लिया भविष्य में कि कैसे हम थानोस से जीत सकते हैं। तो उसने कहा कैसे? उन्होंने कुछ करोड़ तरीके बताए कि ये कुछ 1000 करोड़ तरीके हैं जिनसे थानोस को जीता जा सकता है। कितनी बार जीतेंगे? एक बार ही जीतेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इस उदाहरण से समझने का मतलब क्या है, जिन्होंने भी ये फिल्म देखी हुई हो, कि वो व्यक्ति क्या कर रहा था, वो दिमाग में सोच रहा था कि इस तरीके से भी निष्कर्ष तक जाया जा सकता है, इस तरीके से भी निष्कर्ष तक जाया जा सकता है, ऐसे भी जाया जा सकता है, यूं भी जाया जा सकता है, ऐसे भी जाया जा सकता है। इनमें से सही तरीका कौन सा है, मुझे उस तक पहुंचना है। वही बात चिंतन में कही जाती है कि बहुत सारी अनुक्रियाएं होती है। अब ताश वाले उदाहरण में ही देख लो, क्या कर रहेगा व्यक्ति, यार काट फेंक दूं, लाल पान को फेंक दूं, यो कर दूं, एक बार ओ सर भी आगला के बन जा बदे आगलो सरापा अपना बना ले शां। ऐसी कुछ भी चीजें हो सकती है और हम गलत अनुक्रिया को छोड़ते हैं और सही को दोहराते रहते हैं। यही प्रयास व त्रुटि द्वारा होता है, ट्रायल एंड एरर द्वारा ये चीज हो जाती है। ये हम्फ्रे के विचार हैं। फिर विकेटर कहते हैं चिंतन के लिए कि चिंतन के लिए हमेशा चिंतन एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया होगी। चिंतन के लिए आवश्यक है कि एक लक्ष्य हो और उस लक्ष्य की ओर निर्देशित हमारा व्यवहार हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चिंतन में अभिप्रेरणा का बहुत विशेष स्थान होता है। लॉकडाउन चल रहा है, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, इस समय का सदुपयोग कैसे करें। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी हमारे वीडियोस देख रहे हैं और उनके जरिए कुछ विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं। कुछ विद्यार्थी हो सकता है कि मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई इसी के जरिए पढ़ लेंगे। कुछ विद्यार्थी इतने होशियार होते हैं कि आप तो एक बार गुरुजी बोले यार माथा हम छप गो अपना कोई दिक्कत ही को नहीं। तो कथन का अभिप्राय क्या है, एक लक्ष्य है, रीट तक पहुंचना, उस परीक्षा को क्लियर करना, इस समस्या का समाधान करना। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका एक अभिप्रेरित व्यवहार तो होगा ही, कहीं ना कहीं एक प्रेरणा तो आपके अंदर निहित होगी जो आपको सुबह 8 बजे जगा देती है ताकि आप मनोविज्ञान का लेक्चर देख लो, जिसके कारण आप कई बार रात को 9 बजे तक सुनील सर की क्लास लेते रहते हैं। तो यह अभिप्रेरणा चिंतन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, ऐसा बहुत से मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और इससे मिली जुली हुई बात विकेटर भी कहते हैं कि चिंतन जो है हमेशा लक्ष्य निर्देशित होता है।
चिंतन एक प्रकार का अंतरिम संभाषण है, इंटरनल स्पीच। कई बार गणित का सवाल करते करते आप दिमाग में विचार करते हो, यहाँ कर लिया तो ओ जाए तो अच्छा, इन इसे जोड़ देशा, इन्हीं में घटा देशा, ओ आएगा उत्तर। ये जो मन में आप बात कह रहे हैं ये क्या है? ये इंटरनल स्पीच ही तो है, ये अंतरिम संभाषण ही तो है, ये स्वयं से बातचीत ही तो है। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब आप चिंतन करते हैं, आप किसी छोटे बच्चे को देखिए जो मकान बनाता है और कुछ कुछ अपने आप से ही मिट्टी का कोई ऐसे महल बना रहा है, फिर उसको वो ढह जाता है, फिर कुछ और महल बनाता है और अपने मन में एक विचार करता रहता है, अपने मन में अपने आप से कुछ बात करता रहता है। आप में से भी कई साथी ऐसे होंगे जिनकी कोई बात, जो कोई क्रिया करने से पहले सोचने की आदत होगी। ये क्या है? ये अंतरिम संभाषण ही तो है। ये अंतरिम संभाषण चिंतन की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसीलिए कहा जाता है चिंतन में भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आप कहेंगे कि सर जो पहला सवाल आपने लिया था उसमें भाषा एक ऑप्शन था, फिर वो उत्तर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है, भाषा जिस तरह से उपयोग में आ रही है, वो अंतरिम संभाषण के रूप में उपयोग में आ रही है। आप जो चिंतन कर रहे हैं, आप जिस तरह से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, आप अपने आप से संवाद करने के लिए कर रहे हैं। आप भाषा का उपयोग किसी और व्यक्ति से बात करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए चिंतन एक प्रकार का अंतरिम संभाषण है। आगे के प्रश्नों में हम इसे और विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। चिंतन में श्रवण और दृष्टि प्रतिमा अन्य प्रतिमाओं की अपेक्षा अधिक होती है। श्रवण मतलब सुनने जैसी, दृष्टि मतलब देखने जैसी। मान लीजिए मैं आपके सामने कहूं कि अमिताभ बच्चन के बारे में कोई बात कही, या शाहरुख खान के बारे में कोई बात की, या मैंने किसी फिल्म के डायलॉग की आपको बात की, तो आपके दिमाग में उस फिल्म के संवाद गूंजने लग जाएंगे, उस एक्टर के संवाद गूंजने लग जाएंगे। आपके सामने मान लीजिए सलमान खान की बात हुई, सलमान खान की फिल्म की बात हुई कि मुझ पर एक एहसान करना, कोई एहसान मत करना, तो आपके दिमाग में बॉडीगार्ड वाली वो ट्यून बजने लग जाएगी। ये श्रवण प्रतिमा होती है। दृष्टि प्रतिमा, जब मैं सलमान खान की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में सलमान खान की इमेज आ रही है कि किस तरह सलमान खान कैसा दिखता है। मैं वांटेड फिल्म की बात करूं तो आपके दिमाग में राधे भाई की इमेज आ जाएगी। आपके बाद मैं दबंग की बात करूं तो आपके दिमाग में वो वर्दी पहने हुए सलमान खान आपके विचारों में आएंगे, उनकी प्रतिमा बनेगी, जिसको चुलबुल पांडे जिनका नाम था। तो इस तरह से चिंतन में श्रवण और दृष्टि प्रतिमा होती है, और ये अन्य प्रतिमाओं की अपेक्षा हमेशा अधिक होती है। अन्य प्रतिमा का मतलब सर, अन्य प्रतिमा से अभिप्राय है कि हमेशा चिंतन में जो प्रतिमाएं बनती है, जब भी आप चिंतन करते हैं तो प्रतिमाएं आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, जिसमें आपकी दृष्टि है, जिसमें आपकी श्रवण शक्ति है, जिसमें आपकी घ्राण शक्ति है, जिसमें आपकी स्पर्श शक्ति है, ये सारी उसके अंदर इंक्लूडेड रहती हैं, उसमें सम्मिलित रहती हैं। लेकिन श्रवण और दृष्टि, देखना और सुनना, इसका व्यक्ति सबसे ज्यादा उपयोग करता है। जब भी आप चिंतन करते हैं आपके दिमाग में एक छवि बनती है, आपके दिमाग में एक चित्र बनता है। ये आप हम्फ्रे ने जो विशेषताएं बताई थी उनको हमने इससे समझा, और इनके जरिए हम्फ्रे ने कहा और बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि चिंतन को जितना हम इजी समझ रहे हैं इतना इजी नहीं है। चिंतन दरअसल एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, सरल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, जटिल मानसिक प्रक्रिया। इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी। आइए अगले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र, प्रतीक, मांसपेशी क्रियाएं और भाषा। बताइए। बहुत सरलता से हम इसे देख सकते हैं। हमने इतना विचार अभी चिंतन पर किया और हम कह सकते हैं कि बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं चिंतन से हमें जुड़ी हुई मिलती है। एक मांसपेशी क्रिया है जिसका हमें नहीं लगता चिंतन में कोई योगदान है। मैंने मान लीजिए आपसे बात कही कि बताओ 4 + 4 कितना होता है, आपने सोच के कहा 8। या वही बात मैं कहूं कि राजस्थान की राजधानी क्या है, आपने कहा जयपुर। दिमाग में कहीं एक क्रिया हुई, एक मेंटल प्रोसेस चला, लेकिन उसमें मांसपेशियों का कहीं, दिमाग के शरीर की मांसपेशियों का कहीं योगदान नहीं हुआ। आप बहुत सरलता से उसका उत्तर दे दिया। इसलिए मांसपेशी क्रियाएं जो हैं वो बहुत कम उपयोग में आती है अगर चिंतन की बात करें तो। अब आइए बात करते हैं कि वो सारे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो ऐसे कारक हैं जो चिंतन को प्रभावित करते हैं। तो पहली चीज है प्रतिमा।
दूसरी चीज है भाषा, तीसरी चीज है संप्रत्यय, और चौथी चीज है आपकी प्रतिज्ञप्ति। ये वो फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं मनुष्य के चिंतन को प्रभावित करते हैं। प्रतिमा कैसे प्रभावित करता है? हमने क्या लिखा, जब हम चिंतन की बात करते हैं, जब हम चिंतन को समझते हैं तो हमने कहा कुछ दिमाग में इमेज बनती है, कुछ प्रतिमाएं बनती है। वो दृश्य प्रतिमाएं भी हो सकती है, वो श्रवण प्रतिमाएं भी हो सकती है, वो आपकी घ्राण प्रतिमाएं भी हो सकती है, वो स्पर्श प्रतिमाएं भी हो सकती हैं। इस प्रकार से व्यक्ति दिमाग में एक प्रतिमा बनाता है। जब हम भाषा की बात करते हैं, हमने पहले भी समझने की कोशिश की, चिंतन में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। भाषा का बहुत व्यापक चिंतन के अंदर योगदान होता है। इसीलिए चिंतन को अंतरिम संभाषण कहा जाता है, इंटरनल स्पीच भी कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यहां तक प्रयोग किया है और ये तक प्रयोगों में निष्कर्ष निकाला कि जब व्यक्ति चिंतन कर रहा होता है तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं, गले की या जीभ के जो मांसपेशियां हैं, वो थोड़ी थोड़ी संकुचित हो जाती हैं जब व्यक्ति चिंतन करता है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। प्रतिज्ञप्ति, जिसे प्रपोजिशन कहते हैं, माफ कीजिएगा, प्रतिज्ञप्ति से पहले जरूरी है संप्रत्यय को समझना। संप्रत्यय क्या है? बहुत सारी आपके सामने जब चिंतन आप करते हैं तो घटनाएं आपके सामने आती है, वस्तुओं का समूह आपके सामने आता है, और उनके जरिए जब आप एक किसी सामान्य गुण को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो आपका संप्रत्यय होता है। कैसे? मान लीजिए मैंने आपको कहा आगरा, मैंने कहा संगमरमर, और मैंने कहा एक सफेद इमारत। आपके दिमाग में आएगा ताजमहल। यह एक संप्रत्यय है, क्योंकि आगरा, सफेद इमारत, ताजमहल, इन तीनों में ऐसा कौन सा सामान्य गुण था जो निकल के आया? आगरा, संगमरमर और माफ कीजिएगा सफेद इमारत में ताजमहल। तो इस तरह से आपने उसे नोटिस किया, यह आपका संप्रत्यय है। या मान लीजिए मैं कहूं भूरे रंग का, दहाड़ने वाला, जंगल का राजा, आप कहोगे शेर। यह संप्रत्यय है। इस प्रकार से संप्रत्ययों का जब निर्माण होता है, संप्रत्यय आपके चिंतन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर आती है प्रतिज्ञप्ति। प्रतिज्ञप्ति यानी प्रीपोजिशन। कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत सारे संप्रत्यय जो हैं वो दिमाग में बनते रहते हैं और उन संप्रत्ययों के बीच में संबंध स्थापित होता रहता है, टूटता रहता है, स्थापित होता रहता है, टूटता रहता है। यही चिंतन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। कैसे? हमने ताजमहल का संप्रत्यय कैसे बना हमारे दिमाग में, हमने देखा। अब मैं एक वाक्य आपके बीच में कहूं कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में ताजमहल घूमने के लिए ट्रेन के द्वारा गया पिछले वर्ष, या मैं पिछले वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में ताजमहल घूमने के लिए ट्रेन के द्वारा गया। अब कितने सारे संप्रत्यय इसमें हैं। सबसे पहले गर्मी की छुट्टियां, वो भी कौन सी गर्मी की छुट्टियां? पिछले वर्ष की, यानी पिछले वर्ष का एक संप्रत्यय दिमाग में बना, गर्मियों की छुट्टियों का एक संप्रत्यय दिमाग में बना, ताजमहल का एक संप्रत्यय दिमाग में बना, ट्रेन का एक संप्रत्यय दिमाग में बना, और घूमने कैसे जाते हैं ट्रेन से उसका एक संप्रत्यय दिमाग में बना। तो ये एक पूरी एक कड़ी बनी जिसको जोड़कर आपने एक वाक्य बनाया, और यही चिंतन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं वो सारी चीजें इसमें आ गई हैं। मांसपेशियों की जो क्रिया है वो इसका भाग नहीं थी, इसलिए ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल समझते हैं। एक भाषा शिक्षक कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है। छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए भी कह रहा है। यह कैसा उदाहरण है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, अवधारणा मानचित्रण या फिर परिकल्पना परीक्षण? सबसे पहले समझते हैं कि यह प्रश्न आया कहां से है, क्योंकि रीट लेवल 1 2017 का है। तो चिंतन में ही एक चिंतन का उत्कृष्ट स्तर वैज्ञानिकों ने बताया है, मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, और चिंतन के उत्कृष्ट स्तर को कहा जाता है रीजनिंग, यानी तर्कना।
जब आप रीजनिंग या तर्कना करते हैं, आप बहुत ठोस रूप से कोई चिंतन करते हैं, आपका चिंतन जब मूर्त स्वरूप में होता है तो उसे तर्कना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई बात आ रही हो, स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर कोई बात आ रही हो, और आपसे कहा जाए कि देश आजाद हुआ कैसे हुआ, या उसमें किसका क्या योगदान था, महात्मा गांधी का कैसा योगदान था, मान लीजिए ऐसा कुछ प्रश्न आ जाए, और आप एक बेहद अच्छा तर्क लेकर आए कि महात्मा गांधी जब 1915 में देश में आए थे, 9 जनवरी को जब वो आए थे, उसके बाद महात्मा गांधी के जो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप था उसमें आम लोगों को जोड़ने पर सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। तो एक विशिष्ट तर्क आपने दिया ना महात्मा गांधी के योगदान को बताने के लिए किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में या किसी संवाद में। तो यही तर्कना है, यही तर्क शक्ति है, यही रीजनिंग है। कैसी कैसी होती है रीजनिंग, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तर्कना के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, जिस रीजनिंग की मैं बात कर रहा था। पहला निगमनात्मक, दूसरा आगमनात्मक, तीसरा आलोचनात्मक और चौथा सादृश्यवाची। निगमनात्मक, आगमनात्मक, आलोचनात्मक या फिर सादृश्यवाची तर्कना क्या होती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले निगमनात्मक को समझते हैं। निगमनात्मक, जिसे डिडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग से अभिप्राय है कि व्यक्ति के पास कुछ ज्ञात नियम होते हैं, व्यक्ति के पास कुछ ज्ञात नियम होते हैं और उन ज्ञात नियमों के आधार पर व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। निगमनात्मक जो तर्कना होती है उसके 3 चरण बताए गए हैं। पहला है निरीक्षण, दूसरा है प्रयोग और तीसरा है आपका सामान्यीकरण। जैसे मान लीजिए आपको गणित का कोई सवाल दे दिया, आपको एक फार्मूला भी पता है। मान लो आपको कह दिया कि 4 + 6 जो है उसका होल स्क्वायर कितना होता है बताइए, तो आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है, a² + b² = 2ab। एक फार्मूला आपको पता है, आपने वो फार्मूला यहां पर लगाया और आप सीधे अपने उत्तर पर पहुंच गए। ये कौन सी स्थिति है, ये निगमनात्मक है। ज्ञात नियमों के आधार पर आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है, यही निगमनात्मक स्थिति है। आगमनात्मक, जिसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, यहां पर व्यक्ति दिए गए तथ्यों में से अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर एक निष्कर्ष तक पहुंचता है और सृजनात्मकता से समस्या का समाधान करता है। सृजनात्मकता से समस्या का समाधान करता है किसमें, आगमनात्मक शक्ति में। कैसे, मान लीजिए मैंने कहा राम जो है वो नश्वर है, मोहन नश्वर है, सुरेश नश्वर है, अजय नश्वर है, विकास नश्वर है, विवेक नश्वर है, सभी प्राणी नश्वर है। ये जो पंक्ति आई, सभी प्राणी नश्वर है, ये आपने इन बहुत सारे तथ्यों में से एक निष्कर्ष निकाला। आपको पहले नहीं पता था, आपको एक तथ्य दिया और उन तथ्यों की जब आपने विवेचना की, आपने कहा अच्छा ये भी नश्वर है, ये भी नश्वर है, सभी नश्वर हैं, मतलब सारे लोग जो मैं देख रहा हूं नश्वर है, तो सभी नश्वर होंगे। या इस तरह से इसे समझिए कि मान लीजिए मैंने एक, जैसे गणित का एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को आपने इंप्लीमेंट किया, आप एक उत्तर तक पहुंचे, एक निष्कर्ष तक पहुंचे। एक तरीका, अगर फॉर्मूला ना दिया जाए, मान लीजिए विद्यार्थियों को एक त्रिभुज दे दिया जाए, इस त्रिभुज का हमने कल भी इस्तेमाल किया था, बहुत बड़ा शानदार त्रिभुज है ये, वही कल वाला ही है, और इस त्रिभुज के तीनों कोणों को मैं बच्चों से कहूं कि बेटा बताओ इसका जोड़ कितना हुआ, बच्चों ने माथा फोड़ी करी और कहा कि गुरुजी 180 डिग्री। फिर एक त्रिभुज मैंने उनको दे दिया, मैंने कहा बेटा ई को बताओ, बोला गुरुजी ई को भी 180 आयो। मैं एक उबो त्रिभुज बना दियो, वो बेटा ई को बता दो, बोले गुरुजी उबो बता दो और चाहे खड़े बताओ, कसो ही बताओ, ऐसी तो 180। इसका मतलब धीरे धीरे बच्चे ने एक निष्कर्ष निकाला कि त्रिभुज कैसा भी हो,
उसके तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री ही होगा। यह आगमनात्मक रीजनिंग है, यह इंडक्टिव रीजनिंग है, यह ऐसी तर्कना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक रीजनिंग, जिसे इवैल्यूएटिव रीजनिंग भी कहा जाता है। इवैल्यूएटिव रीजनिंग का मतलब है कि चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति प्रत्येक उपाय अथवा माध्यम में निहित गुण दोष की उचित विवेचना अथवा परख करता है और वो हर विचार की प्रभावशीलता को जांचता है। जैसे हमने ताश का उदाहरण लिया, बहुत सारे उपाय थे उसके पास। हमने पहले पढ़ा था ना कि चिंतन में बहुत सारी अनुक्रियाएं निहित होती है। बहुत सारे उपाय थे उस व्यक्ति के पास, लेकिन उसने क्या किया? उसने हर उपाय को करने से पहले, हर उपाय या हर निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले विचार किया कि इस तरीके से मैं अगर जाता हूं तो सही है या गलत है। तास हाड़ा गेम में आपा कह रहा कि ओ बेगम घेर दी, आपा बादशाह घेरांगे, या आपा एक काम करा चिड़ी की छगी घेर दिया, या छोड़ो एक काम करो आपने तो नेलो घेर दो। नहीं नहीं नहीं, एक काम करा इकन वो एक बड्डो पत्तो है आल आल काट बर्बाद मत करो। फिर दिमाग में आके एक काम करो काट ही घेर दो। तो आप क्या कर रहे हो? बहुत सारे जो उपाय हैं उस समस्या तक पहुंचने के लिए, उन उपायों की आप विवेचना कर रहे हो, आप ये परख रहे हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उस तक आप जाने का प्रयास कर रहे हो। यही आलोचनात्मक या फिर इवैल्यूएटिव रीजनिंग होती है, जिसको चिंतन के अंतर्गत हम देखते हैं। फिर आती है सादृश्यवाची तर्कणा, जिसको हम एनालॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। एनालॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि व्यक्ति उपमाओं के आधार पर, कोई उपमा व्यक्ति को हो दी जाएगी और उसके आधार पर व्यक्ति तर्क वितर्क करेगा और एक निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा। उपमा कैसे गुरुजी? उपमा का मतलब, मान लो आपको, जैसे हिंदी में या साहित्य में आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि कोई उपमा आपको दे दी गई कि बताओ सूरज जो है वो, या सुभाष चंद्र बोस की ही बात करिए, कविता से ही जैसे मुझे याद आ गया कि बात कह दी गई कि खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। सुभाष चंद्र बोस इसमें कैसे एक शेर की तरह दहाड़ रहे थे, यह प्रश्न दे दिया। तो क्या सुभाष चंद्र बोस शेर थे? नहीं थे। क्या सुभाष चंद्र बोस जंगल में रहते थे? नहीं थे। कुछ ऐसी विशेषताएं होगी ना सुभाष चंद्र बोस में जो शेर से मेल खाती हों, इसीलिए ऐसी उपमा उन्हें दी गई। तो सादृश्यवाची तर्कणा में, एनालॉजिकल रीजनिंग के अंदर अक्सर व्यक्ति को उपमाओं के आधार पर तर्क वितर्क करने के लिए कहा जाता है। हमेशा एक उपमा दी जाएगी किसी भी चीज की कि बताओ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी वाली रानी के लिए मर्दानी शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया? इस तरह की तर्कना उसके अंदर दी जाती है। तो यह सादृश्यवाची तर्कना है। ये चार हमने तरीके देखे तर्कना को समझने के लिए, तर्कना के प्रकार समझने के लिए: निगमनात्मक, आगमनात्मक, आलोचनात्मक और सादृश्यवाची। अब आइए समझते हैं। प्रश्न वही है, एक भाषा के शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहे हैं और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहे हैं। यह उदाहरण कैसा है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, अवधारणा या फिर परिकल्पना? बताइए। इससे समझिए, शिक्षक ने क्या कहा, एक कविता पढ़ा दी और कविता पढ़ाकर कहा कि बताइए इसका निष्कर्ष निकाल कर बताइए इसमें क्या दरअसल कवि कहना चाहता है। तो कुछ हमारे पास हमने जो चीजें पढ़ी उनके जरिए ही तो हम सामान्यीकरण का एक नियम बना रहे हैं ना। उन्हीं के जरिए हम जो पढ़ी, पहले से कोई नियम नहीं था, पहले से कोई रूल नहीं था, हमने जो पढ़ा उसी के जरिए हम कोई चीज डिड्यूस कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भाषा शिक्षक वाले इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। देखिए, जो मैंने सादृश्यवाची तर्कणा आपको समझाई उसमें भी मैंने कविता का उदाहरण लिया था। उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कविता की बात तो आपने वहां की थी, फिर इसमें ये बात क्यों कह रहे हैं। दरअसल वहां पर बात हो रही थी सिर्फ उपमाओं की,
कि एक बात को कहने के लिए आप उपमा का इस्तेमाल करें, वो सादृश्यवाची तर्कना है। यहां पर ये कह रहे हैं कि कोई एक चीज आपके सामने रख दी गई और आपको उसमें से निष्कर्ष निकालना है। क्या आपने निष्कर्ष निकाला? जैसे हमने उस प्रश्न में किया था कि एक व्यक्ति नश्वर है, दूसरा व्यक्ति नश्वर है, तीसरा व्यक्ति नश्वर है, तो हमने निष्कर्ष निकाला सभी नश्वर हैं। ठीक इसी प्रकार से सभी को कक्षा में शिक्षक जो है वो कविता पढ़ा रहे हैं और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहे हैं कि इस कविता से एक निष्कर्ष, एक जनरल निष्कर्ष निकालो या एक व्यापक विचार निकालो जो सामान्यीकरण हो, जो सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जा सके। यह क्या होगा? यह आपकी आगमनात्मक तर्कना होगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर एक प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां करवा रहे हैं, जैसे न केवल यह पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछ रहे हैं कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों, समझने की कोशिश करना, यहीं पर प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, रीट लेवल 2017 का सबसे सरल प्रश्न बन जाएगा ये। एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। यानी छात्र से अध्यापक यह भी कह रहे हैं कि बताओ क्या हुआ, और यह भी पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, तथा यह भी कह रहे हैं कि वो जितने भी उत्तर हर एक व्यक्ति के आए उन सारे उत्तरों को परखो और बताओ इनमें से सबसे अच्छा जवाब कौन सा होगा। हमने ताश के उदाहरण से इस प्रश्न को किया है, भली भांति किया है। तो समानता, एकीकृत सोच, आलोचनात्मक तर्क या आलोचनात्मक सोच जो भी है, इन और अवधारणा मानचित्रण, बताइए इनमें से क्या होगा उत्तर? इनमें से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवैल्यूएटिव रीजनिंग, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा था। तो यहां पर चिंतन से जुड़े हुए वो टॉपिक्स जिन पर आरपीएससी पिछले जो एग्जाम्स में, रीट के एग्जाम्स में सवाल पूछता आया है, वो टॉपिक्स जो रीट की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको लेकर जो हमारा ये सत्र था ये समाप्ति की ओर है। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहला प्रश्न था कि चिंतन क्या है? तो चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। जैसा हमने देखा था कि बहुत सारे प्रतीक हमारे सामने होते हैं, उनके जरिए हम प्रयोग करते हैं। प्रतीक कैसे भी हो सकते हैं, वो प्रतिमा के स्वरूप में भी हो सकते हैं। फिर कागन और हेमन की हमने एक परिभाषा देखी थी जिसमें उन्होंने कहा ही था कि एक मानसिक संक्रिया है, मानसिक जोड़ तोड़ है, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों आदि इनके मध्यस्थ कुछ इकाई के जरिए ऐसा व्यक्ति करता है। फिर सिल्वरमैन की परिभाषा देखी थी जो कहते हैं एक मानसिक प्रक्रिया है, और उद्दीपन और घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण के जरिए किसी समस्या के समाधान तक हमें पहुंचना चिंतन का लक्ष्य होता है। चिंतन की विशेषताओं में हमने देखा कि यह एक अप्रकट व्यवहार है, प्रकट नहीं होता, अंदर ही अंदर चलता रहता है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। आपके पास जो समस्या आई और आपने उसका जो निष्कर्ष निकाला, जो उत्तर दिया, जो अनुक्रिया उसके लिए की, उस अनुक्रिया तक पहुंचने का रास्ता क्या आपने अपनाया, ये मध्यस्थ प्रक्रिया आपकी चिंतन कहलाती है। फिर विकेटर का एक स्टेटमेंट था, चिंतन एक समस्या समाधान व्यवहार है, जिससे प्रश्न भी पूछा है आरपीएससी, माफ कीजिएगा आरपीएससी ने और आपके बोर्ड ने। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। कैसा पहलू है? ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, हमने देखा था, कैसे देखा था? रॉस की परिभाषा देखी थी, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। थिंकिंग इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटी। फिर वारेन की परिभाषा हमने देखी थी कि प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है, प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। ये वारेन ने बात कही थी। भाई वारेन वैसे वारेन है और बात भी किसकी कर रहे हैं? विचार की। वैसे वारेन वैसे विचार, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। प्रारंभ में कोई समस्या होती है, इसमें प्रयत्न और भूल के जरिए व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है। फिर वैलेंटाइन ने मनोविज्ञान के विवेचन में चिंतन का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार होंगे। तो वैलेंटाइन जो है वो विचार करेंगे। भाई वैलेंटाइन डे आता है तो आप भी कुछ ना कुछ विचार करते हो ना कि बहुत बढ़िया, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो चाहो तो। वैलेंटाइन जो है वो विचार की बात करते हैं और वारेन जो है वो विचारात्मक प्रक्रिया की बात करते हैं। वारेन विचारात्मक प्रक्रिया की बात करते हैं और वैलेंटाइन सिर्फ श्रृंखलाबद्ध विचार की बात करते हैं। एक श्रृंखला होगी वैलेंटाइन के विचार में। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, लॉजिक कुछ भी नहीं है इसके पीछे।
चिंतन जो है प्रारंभ होने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? सबसे पहले कोई समस्या, कोई परिस्थिति, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आनी चाहिए, तभी तो चिंतन करोगे। हम्फ्रे के जो विचार थे उनमें सबसे पहले बात समस्या की थी, जरूरत है लक्ष्य तक पहुंचने की। बहुत सारे पहलू हैं जिनको संयोजित किया जाता है, ये भी उन्होंने कहा। गत अनुभूति यानी पास्ट एक्सपीरियंस का सम्मिश्रण इसमें होता है, ये भी उन्होंने कहा। चिंतन में बहुत सारी अनुक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, गलत अनुक्रिया को छोड़ते हैं, सही अनुक्रिया को हम अपनाते हैं। विकेटर ने कहा कि चिंतन में अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान होता है और चिंतन एक प्रकार का अंतरिम संभाषण यानी इंटरनल स्पीच है। चिंतन में श्रवण और दृष्टि प्रतिमा जो है वो अन्य प्रतिमाओं के अपेक्षा अधिक बनती है, ये भी बात थी। फिर हमने कहा सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, तो 4 फैक्टर हमने देखे थे, प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति। ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं व्यक्ति के किसी भी चिंतन को करने में या चिंतन की प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर होने में। तो मांसपेशी क्रियाओं की इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती, कोई योगदान इतना ज्यादा नहीं होता। फिर हमने देखा था एक भाषा शिक्षक जो कविता सुनाता है और कविता की कोई एक पंक्ति है, उसको बच्चों को कह रहा है कि अब इसको एक्सप्लेन करके बताओ, कुछ क्या निष्कर्ष आपने इस कविता के जरिए निकाला। जैसे मान लो कबीर का कोई दोहा सुना दिया या रहीम का कोई दोहा सुना दिया, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल रखे आपहु शीतल होए। क्या कहना चाहते हैं कवि? तो आप कहोगे कवि ये कहना चाहते हैं कि बहुत शिष्टता से हमें बात करनी चाहिए, सबसे मृदुल भाषा में बात करनी चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। तो एक निष्कर्ष निकाला ना आपने किसी बात से। यही बात आगमन तर्कणा भी कहती है। तर्कणा के 4 प्रकार थे, निगमनात्मक, आगमनात्मक, आलोचनात्मक और सादृश्यवाची। निगमनात्मक में हम डिडक्टिव लर्निंग कहते हैं, एक रूल हमारे पास होता है, हमें उसी रूल को फॉलो करना है और उसी के जरिए उत्तर निकालना है। लेकिन आगमनात्मक में क्या होता है, हमारे पास कोई रूल नहीं होता, हमारे पास कोई एक ऐसे ही समस्या आ जाती है और हम अपने हिसाब से उसका एक विवेचन करते हैं, अपने हिसाब से उसका एक निष्कर्ष देते हैं, अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करते हैं। यही इंडक्टिव लर्निंग होती है। सृजनात्मकता से हम समस्या का समाधान करते हैं, जैसे हमने ट्राइंगल के उदाहरण से देखा था। आलोचनात्मक में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे माध्यम होंगे, बहुत सारे उपाय होंगे और हमें उन दोनों सारे उपायों के गुण दोष को परखना है, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है। फिर सादृश्यवाची तर्कना में हम बात करते हैं उपमाओं की। हमारे पास किसी उपमा को दे दिया जाता है और उस उपमा के जरिए हम तर्क तक पहुंचते हैं। हम जैसे कह दें कि बताइए महात्मा गांधी को क्यों आजादी का सबसे बड़ा मसीहा कहा जाता है, तो अब हम बताएंगे कि आजादी का मसीहा क्यों कहा जाए। तो मसीहा की जो उपमा उन्हें दी गई, हमें उसकी तर्कना करनी है। ये एनालॉजिकल रीजनिंग होती है। फिर एक प्रश्न हमने कुछ ऐसा भी किया था जिसमें शिक्षक ने बच्चों को बहुत सारे प्रश्न दिए, कहा कि इनके उत्तर बताओ और ये भी परखो तुमने जितने भी उत्तर दिए उनमें से श्रेष्ठ कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है। तो ये बात तो हम आलोचनात्मक तर्क में, आलोचनात्मक सोच में ही करते थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विचार किया। ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कलाम एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी लेक्चर के, चाहे वो लाइव लेक्चर हो चाहे कोई प्रीमियर लेक्चर हो, उसके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारी पीडीएफ्स को लेकर आपके कई बार विचार आते रहते हैं, कई कमेंट्स आते हैं कि सर पीडीएफ हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो पीडीएफ जो है वो हमारी सारी कलाम एकेडमी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, www.kalamrs.in, जहां स्टूडेंट जोन पर जाकर आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। चलिए मैं लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ जो शिक्षा मनोविज्ञान की आपकी रीट की तैयारी में आपके लिए उपयोगी होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।